नमस्कार, मैं बबीता कोमल नलवाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज मैं बच्चों से बात करूंगी, उन बच्चों से जिन्हें हमेशा शिकायत होती है कि उनकी मम्मी हमेशा डांटती रहती है, उनकी मम्मी हमेशा उन्हें मोबाइल को फ़ोन रख देने के लिए कहती रहती है, उनकी मम्मी हमेशा उन्हें पढ़ने के लिए कहती रहती है, उनकी मम्मी हमेशा ये कहती रहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, उनकी मम्मी उन्हें हमेशा बेवकूफ़ बताती रहती है, या और भी जितनी भी शिकायतें बच्चों को जो हमारे मम्मी पापा से होती है, वो शिकायतें क्यों होती है, आज उन सब पे हम बात करने वाले हैं। मैं आपसे आज 5 पॉइंट पे बात करूंगी। मेरा पहला पॉइंट है, जब ये सवाल आता है कि मम्मी दिन भर हमें पढ़ने के लिए कहती रहती है, मम्मी दिन भर पढ़ने के लिए कहती रहती है, मम्मी को और कोई दूसरा काम नहीं है, जो सबसे बड़ी शिकायत हमें हमारी मम्मी से है, तो इस शिकायत का सलूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, या इसका ऐसा मम्मी क्यों करती है, इस बात पे हम बात करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, बच्चों मैं आपसे कुछ सवाल कर रही हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। आपसे जब कोई मिलता है, जब कोई आपसे पूछता है आप कौन हो, आप क्या करते हो, तो आप क्या जवाब देते हो? आपका जवाब उस समय क्या होता है? मेरे हिसाब से आप तब जवाब देते हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम मोहक है, मेरा नाम सोहन है, मेरा नाम रिम्मी है, मेरा नाम पिंकी है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। आपकी पहचान अपने आप से एक स्टूडेंट के रूप में होती है। जैसे कि आज जब मुझे कोई पूछता है आप क्या करती हो, तो मैं कहती हूँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं एडिटर हूँ। और वैसे ही कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हो आप स्टूडेंट है। कहते हो कि नहीं कहते हो? मुझे लगता है मेरी इस बात से आप सबके सब सहमत है, आप मेरी इस बात को टाल नहीं सकते। सच में आप ऐसा ही कहते हैं। आपके पापा से कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आपके पापा अगर डॉक्टर है तो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर है तो कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, शॉपकीपर है तो कहते हैं मैं शॉपकीपर हूँ, या जो भी जिस भी प्रोफेशन में है वो यही कहते हैं। राइट, आप मानेंगे मेरी इस बात को? तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब आपकी पहचान स्टूडेंट के रूप में है, जब आपको पूरी दुनिया स्टूडेंट के रूप में ही जानती है, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक आपकी पहचान एक स्टूडेंट के रूप में है, फिर आपको क्यों दिक्कत है पढ़ाई करने से? आपने उन बच्चों को देखा है जो गली मोहल्ले में भटकते रहते हैं, किसी भी कारणवश, अगर उनका किसी गरीब घर में जन्म हो गया, या उनके माता पिता की उनके जन्म होते ही मौत हो गई, या और भी कोई आपदा के कारण वो मुसीबत में आ गए और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, या और भी कोई तकलीफ उनके जीवन में है जिसके लिए वो भीख मांगने के लिए मजबूर है। आप कभी उनसे बात करो और उनसे पूछो वो क्या करते हैं, और जब वो कहेंगे कि नहीं मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरी पढ़ाई पे खर्च करने वाला कोई नहीं है, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो आपको उसके बारे में सुन के मन में एक अजीब तरह की फीलिंग आएगी, अजीब सी गलानी आप महसूस करोगे। आपको उस बच्चे के लिए अच्छा महसूस नहीं होगा, 2 स्तर पे अच्छा महसूस नहीं होगा। मन के स्तर पे इसलिए अच्छा महसूस नहीं होगा कि आपको उसके लिए मन में सहानुभूति आएगी, सिंपैथी की भावना उसके लिए आपके मन में आएगी, और दिमाग के स्तर पे आपको इसलिए महसूस नहीं होगा कि आप उससे बहुत अधिक दोस्ती नहीं करना चाहोगे, उससे अपने रिश्ते बहुत गहरे नहीं करना चाहोगे, क्योंकि वो आपकी तरह स्टूडेंट नहीं है। जब आप एक स्टूडेंट है और आपकी मम्मी आपको बार बार कहती है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि आपके पापा जब शॉपकीपर है तो वो दिन के 8 से 10 घंटे अपनी शॉप पे व्यतीत करते हैं। मैं राइटर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एडिटर हूँ, तो मैं दिन के 8-10 घंटे इन सारे कार्यों के लिए व्यतीत करती हूँ। डॉक्टर है तो वो 8 से 10 घंटे या 12 घंटे 15 घंटे अपनी ड्यूटी पे जाता है। फिर जब आप स्टूडेंट है तो फिर आप अपना वो टाइम केवल और केवल पढ़ने में क्यों नहीं दे सकते, जब आपकी पहचान ही उसी चीज से है? मेरा ये आपसे पहला सवाल है। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि मम्मी आपको 24 घंटे पढ़ने के लिए कहती है। वैसे ही जैसे एक डॉक्टर 24 घंटे पेशेंट को नहीं देखता है, वैसे ही जैसे एक टीचर 24 घंटे पढ़ाई नहीं करवाता है, तो आपको भी कोई 24 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा है और ना ही 12 घंटे पढ़ने के लिए कह रहा है। आपको कहा जाता है आप स्कूल में जितनी देर पढ़ के आए हो, उसके बाद जितना आपके पास टाइम बचता है उसमें 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, और वो आप नहीं करते हो। जब आप वो नहीं करते तो फिर आपकी मम्मी को आपको दिन भर कहना होता है। इससे अच्छा ये हो कि आप अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी बेस पे रखो, और अगर आप समय पे पढ़ाई कर लो तो फिर आपकी मम्मी को आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि जब हमारी मम्मी हमें पढ़ने के लिए कहती है तो हम पढ़ना नहीं चाहते, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। और जब पढ़ने का मन नहीं करता तो पता है मम्मी ने पढ़ने के लिए कहा है, तो हम खेल भी नहीं सकते, हम मोबाइल में गेम भी नहीं खेल सकते, हम टीवी भी नहीं देख सकते, क्योंकि पता है मम्मी डांटेगी अभी।
पढ़ाई के लिए तो हम बहाना बना देते हैं, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, मैं उस कमरे में जाके आ रहा हूँ, मैं छत पे जाके आ रहा हूँ, मुझे बाजार से कोई सामान खरीद के लेके आना है, मुझे किसी से फोन पे बात करनी है, और भी न जाने कितने बहाने हम बना लेते हैं। लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो हमारा किताबों में मन नहीं लगता और हम इधर उधर टाइम पास करते रहते हैं। अब इसका नुकसान हमें डबल होता है। एक नुकसान तो ये होता है कि मम्मी की डांट पड़ती है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, और दूसरा नुकसान ये होता है कि बाद का टाइम जो हमारा टीवी देखने का होना चाहिए था, मोबाइल में गेम खेलने का होना चाहिए था, या और भी कोई जिस तरह से हम इंजॉयमेंट करना चाहते थे वो होना चाहिए था, वो भी हमें उतनी अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि उस समय फिर हमें पढ़ना पड़ता है। तो हम इस टाइम को तो मार ही देते हैं, इस टाइम को तो हम किल कर ही देते हैं जो हम इधर उधर घूमने में बर्बाद करते हैं, और फिर हमें ढंग से खेलने कूदने और मोबाइल में गेम खेलने भी ढंग से नहीं मिलता है। कारण क्योंकि हमने उस समय पढ़ाई नहीं की जब मम्मी कह रही थी, और ऑब्वियसली जब हमने पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं की, बाद में मम्मी कहेगी तो दिन भर तो हमें ये लगना ही लगना है कि मम्मी दिन भर पढ़ाई के लिए कहती है। अब आप मुझे ये कहेंगे कि हम क्या करें आंटी, हमारा तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये बात सही है कि हम स्टूडेंट है, हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ना अच्छी बात है, हमें सारी बातें हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। जब हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता है तो हम अपने मन को पढ़ने में कैसे लगाएं? तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपका मन क्या चीज में लगता है। आपका मन लगता है मोबाइल में गेम खेलने में, आपका मन लगता है इधर उधर टाइम पास करने में। क्यों लगता है? क्योंकि आपको उन सब में मजा आता है। डेफिनेटली आप वही काम करोगे जिसमें आपको मजा आएगा। डिशूम डिशूम जब आप करते हो, मोबाइल में गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, या और भी कोई गेम्स वगैरह आप खेलते हो, और जब दूसरे को मारते पीटते हो, दूसरे के हिस्से में जो वो गेम के अंदर जो पॉइंट्स है वो आ रहे हैं उनको आप ले लेते हो, और भी कई तमाम तरह की चीजें आप करते हो, तो आपको बहुत मजा आता है। और वही एक्शन मूवीज आप देखते हो, उनमें आपको बहुत मजा आता है। आजकल वो मार्बल सीरीज बहुत चली हुई है, आपको बहुत मजा आता है और आना भी चाहिए। मैं आपको उसके लिए इनकार नहीं कर रही, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो मजा आपको आ रहा है, ये मजा कितनी देर तक रहता है? कितनी देर तक आप इस मजे को एंजॉय कर पाते हो? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि कुछ देर के लिए, कुछ देर हमें बहुत मजा आता है। जब तक हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं तब तक हमें बहुत मजा आता है, जब तक मूवी हम देख रहे हैं तब तक हमें बहुत मजा आता है, और उसके बाद में हमें मजा खत्म हो जाता है, क्योंकि उस मजे की लिमिट छोटी है, कम है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप दिन भर मोबाइल में गेम खेलो, तो आप कितने दिन मोबाइल में गेम खेल पाओगे? हो सकता है आप 1 दिन खेल लो, हो सकता है 2 दिन खेल लो, हो सकता है 3 दिन खेल लो, उसके बाद आप उस मोबाइल को रख दोगे। आपका सर दर्द से फटने लगेगा, आपकी आंखें दुख जाएगी, आपकी कमर दुख जाएगी, और बिल्कुल आपकी जो शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगी, बिल्कुल जवाब दे जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगी आपसे कि ये मजा आपका शॉर्ट टाइम का है, और मैं आपसे ये कहूं कि ये मजा अगर लंबे समय का आपको मिले लगे, कुछ ऐसा आप करो जिससे आपका ये मजा शॉर्ट टाइम की जगह लंबे समय का हो जाए, तो कैसा होगा? अब आप पूछोगे कि ये लंबे समय का मजा हमें किस तरह से मिल सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएंगे, जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छे स्तर तक जाएगा, जब आप बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे, और जब पूरी साल क्लास में आपके लिए क्लैप्स बजेगी, आपकी जो असेंबली होगी उसमें आपकी प्रिंसिपल मैम आपको चॉकलेट्स देगी, आपका नाम सबसे पहले पुकारेगी, और जब भी कोई जिक्र आएगा पढ़ाई से जुड़ा हुआ तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा, तब आपको मजा आएगा कि नहीं? वो मजा उस शॉर्ट टाइम मजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं, जो केवल थोड़ी देर मोबाइल में गेम खेल के थोड़ी देर के लिए आपको आया? ये मजा आपका पूरे 1 साल आपके साथ आने वाला है, क्योंकि उस 1 साल में जब भी टॉपर्स का नाम आएगा, जब भी अच्छे स्टूडेंट्स का नाम आएगा, तो सबसे पहले आपका नाम पुकारा जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूं कि आप उस मजे की तरफ बढ़िए जो परमानेंट है, जो आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक आने वाला है, ना कि उस मजे की तरफ जो शॉर्ट टाइम का है। उस मजे को आप केवल एंटरटेनमेंट तक सीमित रखें। ठीक है, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात उस टाइम क्लियर होनी चाहिए कि अभी मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट जो आएंगे, पढ़ने के जो रिजल्ट आएंगे और उससे मुझे जो मजा मिलेगा, उस मजे का कोई मुकाबला नहीं है। वो मजा बहुत लंबा होगा, बहुत लंबे समय तक आने वाला है। और अभी ये जो लंबे समय तक 1 साल तक जो मजा आएगा, आने वाले समय में वो मजा पूरी जीवन भर के लिए मेरे साथ रहने वाला है। जब मैं किसी अच्छी पोस्ट पे आ जाऊंगा, जब मैं कुछ अच्छा बन जाऊंगा,
इसी पढ़ाई के दम पर जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो यही मज़ा मेरे साथ हमेशा के लिए रहने वाला है, हमेशा मेरा साथ देने वाला है। तो ये पूरी पूरी मेरे जीवन को, पूरी मेरी ज़िंदगी को मज़ेदार बना देगा, आकर्षक बना देगा, सुंदर बना देगा। तो क्यों ना मुझे उस मज़े की तरफ बढ़ जाना चाहिए। ये बात आज हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है। आज आपको इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि आपको मज़ा कौन सा चाहिए। अब आप अगर मुझे अभी भी ये कहो कि नहीं, आपने इतना कुछ कह दिया फिर भी तो हम तो इतना सोच नहीं पाते, हमें तो इतना मज़ा नहीं आता, हमें तो सचिन तेंदुलकर को देख के अच्छा लगता है जब वो छक्के पे छक्के मारता है, हमें तो मूवीज के हीरोज को देख के अच्छा लगता है, हमें तो किसी मॉडल को देख के अच्छा लगता है, या कोई फर्राटेदार जब हमारे सामने नॉन स्टॉप इंग्लिश में बात करता है तब हम उसे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, हमें तो तब उसे देख के बहुत अच्छा लगता है। और भी न जाने कुछ चीज़ें आप कह सकते हो। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको अगर ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं घुस रही है कि पढ़ने से आपको लंबे टाइम के लिए मज़ा आने वाला है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी ट्रिक बताती हूँ। और अब मेरी ट्रिक ये है कि जो भी आप बनना चाहते हो, जिन भी लोगों को आप पसंद करते हो, सचिन को या और भी जिन लोगों को आप पसंद करते हो, उन लोगों की जीवनी तो आप पढ़ ही सकते हो, उन लोगों के बारे में तो आप जान ही सकते हो कि ये लोग इस लेवल तक, इस स्तर तक कैसे पहुंचे हैं। और अगर आप उन लोगों तक, उनके स्तर तक जानने के लिए उनकी जीवनी को पढ़ोगे, उनके जीवन की स्टडी करोगे, उनके बारे में समझने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने केवल मोबाइल में गेम खेल के ये मुकाम हासिल नहीं किया है, इन्होंने पढ़ाई नहीं करके ये मुकाम हासिल नहीं किया है, इन्होंने वो किया है जिसमें इनकी रुचि थी और घंटों इन्होंने उस चीज़ पे अपना टाइम व्यतीत किया है। तो अगर आपका पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है तो आप मोबाइल में गेम मत खेलिए, आप वो कीजिए जिसमें करके आपको मन लगता है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपकी पहचान स्टूडेंट के रूप में है। आपकी मम्मी की पहचान एक गृहिणी के रूप में है, वो डॉक्टर हो सकती है, इंजीनियर हो सकती है, लेकिन उसे घर का खाना तो बनाना ही पड़ेगा, घर का काम तो करना ही पड़ेगा जितना की जरूरत है, आवश्यकता है। वैसे ही जब आपकी पहचान स्टूडेंट के रूप में है तो आपको अपनी पढ़ाई तो करनी ही होगी। ये अलग बात है कि जिस चीज़ का आपको शौक है, जिस चीज़ का आपका पैशन है, वो ड्राइंग हो सकती है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो कोई स्पोर्ट में आपकी रुचि हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, एंकरिंग हो सकती है। जिस भी फील्ड में आपकी रुचि है उस फील्ड में आप थोड़ा सा समय दें और बाकी के समय आप पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। आपको पढ़ने में मन लगे या ना लगे, क्योंकि आपके साथ नाम जुड़ा हुआ है स्टूडेंट का और आपको अपने आप को अच्छा स्टूडेंट दिखाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। और जब आप ये मान के चलोगे कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, ये तो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है, तो डेफिनेटली आपका उसमें मन भी लगने लग जाएगा। मन न लगने का फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कह रही हूं कि ये जो हिस्सा है जीवन का, ये जो पार्ट है स्टूडेंट के रूप में, जो पार्ट है, ये डेफिनेटली हमारे साथ हमेशा साथ रहेगा। इसका जो मज़ा है वो हमें आने वाले टाइम में मिलेगा और ये मज़ा हमें किस तरह से मिल सकता है, केवल और केवल पढ़ के। तो मेरा पहला पॉइंट था हमारी पहचान किस रूप से में है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा मेरा पॉइंट था हमें मज़ा किस चीज़ में आता है, परमानेंट मज़ा चाहिए या टेम्परेरी मज़ा चाहिए। और थर्ड मेरा पॉइंट था कि हम उन सारे लोगों को पढ़े, उन सारे लोगों को जाने जो हमारे रोल मॉडल है या फिर जिन्हें हम हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा अधिक स्थान देते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई हमारे जीवन को स्थान दे, कोई हमें अपना रोल मॉडल बनाए, तो उसके लिए हमें वो सारी की सारी मेहनत, सारे के सारे काम करने पड़ेंगे जो आज उन लोगों ने अपने बचपन में किए थे। आप पढ़ के देखिए। लेकिन मोबाइल में गेम खेलने से, मोबाइल में गेम खेल खेल के आज तक कोई भी महान नहीं बना है। आप ये कहोगे कि हमारे जो रोल मॉडल हैं उनके ज़माने में मोबाइल नहीं आए थे, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मोबाइल को आए 20 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। इन 20 साल में भी बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे स्तर पर और बहुत बड़े बड़े पदों पे पहुँच चुके हैं। उनमें से भी कुछ अगर आपके रोल मॉडल्स है तो वो भी मोबाइल में गेम खेल के आगे नहीं बढ़े हैं। वो मोबाइल में जो अच्छी चीज़ें आती है, उनके पैशन से जुड़े हुए जो वीडियोज आते हैं, उन्हें समझने सीखने के लिए जो वीडियोज आते हैं, उनको देख के ही वो आगे बढ़े हैं। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगी कुछ सवालों के ऊपर, जो सवाल आपकी तरफ से मेरे पास आए हैं और जो सवाल बहुत ही कॉमन सवाल है। और सबसे जो पहला सवाल है वो सवाल है कि मम्मी हमारे ऊपर इतनी नाराज़ क्यों होती है, मम्मी हमारे ऊपर इतनी गुस्सा
क्यों करती है। मैं आपसे कहना चाहूँगी और कुछ कहना चाहूँगी, उसके पहले मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाना चाहूँगी। आप मेरे सामने नहीं हो, आप अपने अपने घरों में हो, लेकिन मैं जो एक्टिविटी करवाना चाह रही हूँ उसको जस्ट आप अनुभव कीजिएगा। आपके स्कूल में आप पढ़ते हो और आपका छोटा भाई या आपकी छोटी बहन पढ़ती है। एक दिन आपको आपके प्रिंसिपल मैम अपने ऑफिस में बुलाती है और आपसे कहती है कि आपके छोटे भाई ने आज बहुत शैतानी की है, किसी दूसरे बच्चे के साथ बहुत झगड़ा किया है, उसे गालियां दी है, या फिर पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं किया है, फेल हो गई है किसी सब्जेक्ट में, या और भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको बुला के आपकी प्रिंसिपल मैम शिकायत करती है। सामने प्रिंसिपल मैम है और शिकायत है आपकी छोटी बहन की, आपके छोटे भाई की, जो कि उम्र में केवल आपसे 2 या 3 साल छोटे हैं। आप से मैं पूछना चाहूंगी, आप अपने मन में अनुभव कीजिए कि उस टाइम आपके ऊपर क्या गुजरेगी या आपकी थॉट्स उस समय क्या होगी। ये एक्टिविटी मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार कराई है और सैकड़ों बार सामने वाले बच्चों ने मुझे अलग तरह के जवाब दिए हैं। आप लोग जो जवाब मुझे, जब मैं उनके सामने ये परिस्थिति रखती हूँ तो जो जवाब देते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं जो कि डेफिनेटली अभी आपके मन में भी चल रहे हैं। और वो जवाब होते हैं, हमें बहुत खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इसे ये करना पहले क्यों नहीं सिखाया। एक ये आता है कि मुझे कितना इंसल्टेड फील हो रहा है, मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। एक मन में ये विचार आता है कि एक थप्पड़ मार दो, अगर प्रिंसिपल मैम अभी सामने नहीं होती तो मैं इसके एक कस के चाटा लगा देती। दूसरा विचार आता है, आज घर जाते ही इसकी खबर लूंगी। चौथा आता है, मम्मी हमेशा मुझे ही डांटती है, इसको अगर मम्मी ने समझाया होता तो आज मुझे यहाँ पे इतने लोगों के बीच में इतनी इंसल्ट मेरी न हुई होती। और भी न जाने कितनी तरह के ये इसी तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं जब हमें हमारे छोटे भाई या छोटी बहन की शिकायत मिलती है। ये सिचुएशन उस समय हमारे दिमाग की होती है। हम घर लौट के आ जाते हैं और घर लौट के आके अगर हमारा वश चलता है तो सबसे पहले हम 2 थप्पड़ गाल पे हमारे छोटे भाई या बहन के रशीद कर देते हैं। उसके लिए हम इंतजार नहीं करते और उसके बाद में उसके ऊपर तो चिल्लाते हैं ही दे दनादन। फिर तो जो शुरू होता है हमारा, और फिर मम्मी को भी हम चपेटे में ले लेते हैं कि देखो आप इसे कुछ नहीं कहते इसलिए ये नौबत आ गई और मुझे इतना इंसल्टेड फील होना पड़ा। जो सबसे अधिक विचार आपके मन में आता है वो ये आता है कि मैंने इसे ये बात पहले क्यों नहीं समझाई, मैंने इसे क्यों नहीं सिखाई। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उस बच्चे से, आपके छोटे भाई या बहन से केवल 2 साल बड़े हो या केवल 3 साल बड़े हो, तब आपकी सोच ये होती है, ये इस तरह की विचारधारा आपके अंदर चलती है। आप सोचिए, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको इस स्तर तक पहुंचाया है, वो आपसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल बड़े हैं। वो आपके मम्मी पापा है, आपके भला बुरा आपसे कहीं अधिक समझते हैं। उनके ऊपर क्या गुजरती होगी जब आप कुछ सही नहीं करते हैं, जब आपकी शिकायतें आती है, जब आपका रिपोर्ट कार्ड आपकी टीचर दिखा के कहती है वेरी पुअर। तब आप सोचिए कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। जब आपके 2 साल छोटे भाई, 2 साल छोटी बहन के लिए आप इतने टेंशन में आ जाते हैं, आपको इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतनी तकलीफ होती है, तो फिर उन बच्चों के, आप बच्चों के लिए आपके मम्मी पापा को कैसा महसूस होता होगा। एक दिन आपका भाई बहन गलती करता है, आप चाहते हो उसे जमाने के सारे पाठ पढ़ा दो उस स्तर के जिस स्तर के आपने पढ़े हैं। आप भूल ही जाते हो कि वो आपसे 2 साल 3 साल अभी छोटा है, उसे आपके स्तर तक आने में समय लगेगा। फिर भी आप चाहते हो कि वो सब सीख जाए, वो बहुत अच्छा करे, वो आपसे अच्छा अपने जीवन में करे, क्योंकि वो आपसे छोटा है। तो आप सोचिए उन माता पिता के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ आपके लिए ही न्योछावर कर दिया है, जिन्होंने जन्म आपको दिया है, वो आपके लिए कितनी टेंशन रखते होंगे, या फिर उन्हें खुद के ऊपर कितना गुस्सा आता होगा जब उन्हें बाहर से शिकायत मिलती है कि मैं इनकी परवरिश अच्छी तरह नहीं कर पाई या मैं इनकी परवरिश अच्छी तरह नहीं कर पाया। काश मैंने इनके ऊपर और अधिक ध्यान दिया होता तो ये और बेहतर तरीके से खुद को प्रस्तुत कर चुके होते। मम्मी पापा को उस समय कितनी गलानी महसूस होती है, वे खुद को कितनी बुरी तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हमने लापरवाही की, हमने वो सारे काम नहीं किए जो मम्मी पापा ने हमें करने के लिए कहे थे। सोचिएगा आप इस बारे में थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मम्मियां होती है वो हमें क्यों डांट देती है इतना। इस एक्टिविटी को आप सोच के मुझे लगता है कि एक्टिविटी अगर आप अपने जीवन में आजमा लोगे, अपना लोगे, तो आपको जो फ्रस्ट्रेशन, जो गुस्सा अपनी मम्मी पापा की डांट सुन के आता है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो आप ये जरूर कीजिएगा।
दूसरा सवाल जो आप लोगों की तरफ से आया और बहुतायत में मेरे पास आया है, वो सवाल है कि मम्मी मेरे भाई को, मेरी बहन को इतना नहीं डांटती जितना मुझे डांटती है। मुझे अपने छोटे भाई या बहन के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपकी मम्मी, आपका भाई छोटा है या बड़ा है, अगर आपसे कहती है कि तुम समझदार हो, तुम मान जाओ, उसे दे दो, तो वो डेफिनेटली आपको उससे कहीं अधिक समझदार मानती है। ये बात आप मान के चलिए। और दूसरी चीज़, हमारे मन में जो ये गलत विचारधारा बचपन से बैठ जाती है कि मम्मी मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करती है मुझे कम, या मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करती है मुझे कम, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आपकी उंगलियों में चोट आती है, किसी एक उंगली में जब आपकी चोट आती है, तो आप उस उंगली का विशेष ध्यान रखते हैं बाकी की 4 उंगलियों के कंपेयर में। इसलिए नहीं कि बाकी की 4 उंगलियों से आपको प्यार नहीं है, वो 4 उंगलियां आपके डेली के कार्यों में उस तरह मदद नहीं करती जिस तरह से वो करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उस पर्टिकुलर समय में उस उंगली को ध्यान की, केयर की ज़्यादा अधिक आवश्यकता है। तो ऐसा ही हमारे मम्मी पापा हमारे साथ करते हैं। जिन्हें केयर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिन्हें ध्यान की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो मम्मी पापा उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन पे ज़्यादा काम करते हैं, और जिन्हें केयर की कम आवश्यकता होती है उन्हें वो लिबरल ले लेते हैं। तो कई बार हमारे छोटे भाई में पढ़ने में या किसी और चीज़ में कोई समस्या हो सकती है, जिसके लिए हमारी मम्मी उनके ऊपर ज़्यादा समय देती है और हमारे ऊपर कम देती है। तो हमें इसके लिए गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हम इतने समझदार हैं, हम इतने कैपेबल हैं, हम इतने जिम्मेदार हो गए हैं कि अपनी जिम्मेदारियां हम खुद उठाने लगे हैं। और जब ये फीलिंग हमारे अंदर आने लगेगी, तब वही मम्मी जिसके लिए हम गुस्सा कर रहे थे कि ये मेरा ध्यान नहीं रखती, मुझे डांटती है, उनका यही सेंटेंस हमें और अधिक ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। एक अगला जो सवाल आप लोगों की तरफ से आता है वो है कि मम्मी हमें मार क्यों देती है। हम नहीं चाहते कि मम्मी हमें मारे, लेकिन कभी कभी मम्मी हमें बहुत ज़ोर से मार देती है। जब वो हमसे इतना प्यार करती है, हमारा इतना ख्याल रखती है, तो फिर वो हमें मार क्यों देती है। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मम्मी आपको इसलिए मारती है क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आपसे भावनात्मक रूप से मम्मी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। दुनिया में बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मम्मी सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब मम्मी को घर में किसी और पे गुस्सा आता है, आपकी दादी माँ पे कभी गुस्सा आता है, आपके पापा पे कभी गुस्सा आता है, या फिर घर के किसी और सदस्य पे कभी गुस्सा आया हुआ होता है, और जब वो गुस्सा उन पे नहीं उतार पाती है, तो वो गुस्सा भी वो कई बार आप पे उतार देती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो आपको अपना बहुत करीबी समझती है, आपको वो अपने सबसे करीब पाती है, सबसे प्यारा आपको मानती है, सबसे नज़दीकी आपको मानती है। और जो जितना ज़्यादा करीबी होता है, जितना ज़्यादा नज़दीकी होता है, उस पर उतना ही हक जताया जाता है, और जब हक ज़्यादा जताया जाता है तो वहाँ गुस्सा भी निकल जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार जब आपकी मम्मी आपको करती है, सबसे ज़्यादा आपको खिलाने पिलाने का ध्यान रखती है, सबसे ज़्यादा आपकी केयर करती है, तो वही मम्मी अगर कभी कभी आपको डांट दे, कभी कभी आपको मार दे, या किसी और का गुस्सा आप पे उतार दे, तो आपको इतना नाराज नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि दुनिया में सबसे अधिक प्यार भी तो मेरी मम्मी मुझे ही कर रही है। और जब हम इस फीलिंग के साथ अगर अपने बच्चों को देखेंगे, उन्हें समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि सच में मेरी मम्मी बहुत प्यारी है और मुझे बहुत प्यार करती है। और एक बात और कहना चाहूँगी, ये जो मम्मियाँ हैं, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ और एक बेटी भी हूँ, ये मम्मियाँ जब डांट देती है या मार देती है, तो ये जितनी हमें तकलीफ नहीं पहुँचाती, उससे ज़्यादा कहीं अपने आप को तकलीफ पहुँचा देती है। आपने भी देखा होगा, जब कभी आपकी मम्मी ने आपको बहुत ज़ोर से मार दिया होगा, तो वो खुद बैठ के कितना रोई होगी। आप सबका अनुभव होगा, बच्चों से बात कर रही हूँ, बच्चों से कह रही हूँ कि आप सबने ये अनुभव किया होगा। मम्मी जब हमें मार देती है, हमें डांट देती है, तो बाद में उन्हें इतना खुद पे गुस्सा आता है, खुद पे क्रोध आता है कि कई बार तो वो खाना ही नहीं खाती है और खुद भी रोने लगती है। हम तो फिर भी 2 मिनट में रो के चुप हो जाते हैं, लेकिन मम्मी इस बात के लिए कई बार घंटों रोती रहती है। क्यों रोती रहती है? क्योंकि उन्हें तकलीफ होती है कि मैंने मेरे बच्चे को क्यों मार दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह की कुछ गलतियां कर देते हैं, इस तरह की कुछ बदमाशियां कर देते हैं। मम्मी के पास करने के लिए पहले से ही बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम और मम्मी को परेशान कर रहे हैं, तो मम्मी को समझ में ही नहीं आता कि मम्मी किस तरह से हमें टेकल करे। मम्मी समझ ही नहीं पाती, मम्मी को
इतना प्रेशर मम्मी के ऊपर होता है कि उन्हें और कुछ समझ में नहीं आता तो वो आपको मार देती है कि शायद मारने से आप सुधर जाओ, शायद मारने से आप चुप हो जाओ। और सच में जब हम मम्मी की डांट सुन लेते हैं या मम्मी की मार खा लेते हैं तो कुछ घंटों के लिए, कुछ देर के लिए तो हम चुप हो ही जाते हैं। कुछ देर के लिए तो घर में शांति हो ही जाती है। कुछ देर के लिए तो हम भले पढ़ो मत, हाथ में किताब लेके तो बैठ ही जाते हैं। तो ये जो हमारा रिएक्शन मम्मी की मार और डांट के बाद आता है, उसका भी मनोवैज्ञानिक कारण है कि मम्मी हमें मार देती है या डांट देती है। इससे कितना बेहतर हो, कितना अच्छा हो कि मम्मी जब हमें प्यार से समझाए, प्यार से बोले, तभी हम मम्मी की बात सुन ले और तभी हम पढ़ाई कर ले या जो भी मम्मी कहना चाह रही है वो कर ले, तो कितना बेहतर हो जाएगा। अपना अंतिम पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूंगी और ये पॉइंट है कि हम जिम्मेदार कैसे बने। ये सवाल कल आप लोगों की तरफ से आया था। आप जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हो, आप सफलता पाना चाहते हो, आप देश के सफल नागरिक बनना चाहते हो, आने वाले समय में अच्छे पति बनना चाहते हो, अच्छे पिता बनना चाहते हो, आप सब अच्छा करना चाहते हो। उसके लिए आज बहुत जरूरी है कि आप आज जिस पोस्ट पे हो, जिस पद पे आज हो, जहां आपका स्तर है, उस पे आप बहुत अच्छे बन के दिखाओ, तब आप आने वाले समय में बहुत अच्छे बन सकते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आज हमें जो करना है उसके लिए हम लापरवाही बरतें, उसके लिए हम जागरूक नहीं हो, उसके लिए हम टेंशन ना लें, उन सब चीज़ों को हम हंसी में उड़ा दें और हम उम्मीद ये करें कि एक कोई उम्र ऐसी आएगी जिसके बाद अपने आप जिम्मेदारियां लेने की हिम्मत आ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिटिल फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होता है। आज के स्तर पे आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं उनको जब आप पूरी तरह से निभाओगे तब आप अपने ब्रेन को एक संकेत दोगे, आपकी ब्रेन के पास एक मैसेज जाएगा कि ये बच्चा बहुत जिम्मेदार है। मैं आंख बंद करके इस पे विश्वास कर सकता हूं और आपका ब्रेन आपको पॉजिटिव पथ पर, पॉजिटिव वे पे लेता चला जाएगा। लेकिन जब आज आप जिस उम्र में हो उस उम्र की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाते हो, अपने जूते चप्पल जगह पे नहीं रखते हो, अपनी स्कूल से आके अपनी स्कूल ड्रेस इधर उधर फेंक देते हो, फैला देते हो, अपना होमवर्क समय पे नहीं करते, आपके बिस्तर तक उठाने के लिए आपको मम्मी की हेल्प चाहिए, खाना आप अपने हाथ से नहीं खाते, मम्मी के हाथ से खाते हो, जूठा छोड़ते हो, सड़क पर कचरा फेंक लाते हो, बाथरूम में जब नहाने के लिए घुस जाते हो तो घंटों तक नल बंद नहीं करते, मम्मी पापा बोल बोल के थक जाते हैं लाइट और पंखा बंद करने के लिए, लेकिन हम तो कमरे से निकलते हैं तो हमें कभी याद ही नहीं आता लाइट पंखा बंद करना। अलमारी एक बार हम खोलने में तो खोल लेते हैं, लेकिन जो सामान हमें चाहिए उसको निकाल के हमें कभी अलमारी बंद करना याद नहीं आता। और भी जो इस तरह के कई सारे खिलौनों से हम खेल लेते हैं, उन्हें वापस जगह पे रखना याद नहीं आता। नहाने के बाद तौलिया सही जगह पे सुखाना याद नहीं आता। और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम जो हम मम्मी पापा के ऊपर आश्रित है, जो हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और वो हम नहीं करते हैं। तो आप मान के चलिएगा बेटा जी, आने वाले समय में आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो सफलता आप प्राप्त कर सकते थे या जिसके आप हकदार होने थे। कारण क्या है? क्योंकि बचपन से ही आपके ब्रेन ने गलत संकेत लिए कि ये बच्चा जिम्मेदार नहीं है, इससे ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां नहीं निभाई जाती, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में निभा लेगा। ये मानसिकता हमें कभी भी नहीं रखनी है कि कोई एक निश्चित उम्र होती है जब जिम्मेदारियां हमारे सर पे आती है। जिम्मेदारियां उसी दिन से आ जाती है जिस दिन हमारी समझ विकसित होती है, उसी दिन से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती है। वो पढ़ने से जुड़ी हो सकती है, हमारे अपने काम से जुड़ी हो सकती है, छोटी छोटी गलतियां न करके हो सकती है, और ये समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। इनका बैलेंस तब बना रह सकता है जब हम शुरू दिन से इनमें एडजस्टमेंट करना सीखें और हमें आए कि हम कैसे जिम्मेदारियों को खुद के ऊपर थोपे नहीं, उन्हें समझें और उनके साथ एंजॉय करके उन्हें पालन करें। तो मैं कहना चाहूंगी कि आज के दिन हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं उनको हम बेहतर तरीके से अगर निभा लेते हैं, जिनके लिए कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं करना है, हम आज जो कर रहे हैं उसमें बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा अवेयरनेस लाना है। मैं कहना चाहूंगी आपसे, आप कोई सी भी क्लास में हो, आप अगर 2 घंटे प्रतिदिन अगर पढ़ लो, केवल 2 घंटे सेल्फ स्टडी आप कर लो, तो आप किसी भी स्तर पे हो, एग्जाम के दिनों में कुछ ज्यादा घंटे पढ़ के आप अपना रिजल्ट बहुत 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 अच्छा कर सकते हो। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आपका जो भी पैशन है, जो भी हॉबी है, जो भी काम करके आपको अच्छा लगता है, उस पर आप अपना एक निश्चित समय प्रतिदिन दें। मैं बहुत सारी ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, इतना अच्छा डांस करते हैं, लेकिन वो डांस कब करते हैं? जब कोई कंपटीशन आता है।
वो घर पे प्रतिदिन डांस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप डांस अच्छा करती हैं, आपने अगर डांस में फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज आप ऑलवेज जीतती है, ड्राइंग में आप प्राइजेस जीतती है, डांस में जीतती है, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करें और प्रतिदिन करें, भले आप 10 मिनट ही करें। जिस तरह से आप पढ़ाई के लिए अपने 2 घंटे निकालती हैं या बाकी मोबाइल में गेम खेलने के लिए 1 घंटा निकाल लेती हैं, वैसे ही आप जो भी आपकी हॉबी है, जो भी पैशन है, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, जो भी है, उसके लिए आप कम से कम 10 मिनट तो निकालिए, क्योंकि ये 10 मिनट हो सकता है आपके आने वाले जीवन के कई कई सालों को चमकता हुआ सितारे में बदल दे। कहने का मतलब क्या है, अब 10 साल की बच्ची अगर आज अच्छा डांस कर रही है, उसके हाव भाव बहुत अच्छे हैं, उसके पोजेज बहुत अच्छे हैं, 15 साल तक आते आते अगर उन्हें प्रतिदिन उसने अगर 10 मिनट प्रैक्टिस की है, एक दिन में अगर 10 मिनट होते हैं, तो अगर हम 10 दिन की भी बात करें तो 10 दिन की प्रैक्टिस या 12 दिन की प्रैक्टिस उसकी 2 घंटे के बराबर होती है। एक दिन में 10 मिनट मतलब 12 दिन में 2 घंटे, मतलब वो 2 घंटे प्रैक्टिस कर चुकी है। और जब 12 दिन में 2 घंटे हो सकते हैं, तो 12 साल बाद आप आकलन करके देखो कि ये संख्या कितनी बड़ी होगी, कितने घंटे की उसकी प्रैक्टिस तब तक हो चुकी होगी। और तब जब वो मैदान में आएगी अपनी इतनी तैयारी के साथ, इतनी प्रैक्टिस के साथ, तो कम उम्र के अंदर 12 साल, 15 साल, 20 साल की उम्र के अंदर वो कई ऐसे लोगों को कम्पीट कर पाएगी जिन्होंने उसके जितनी मेहनत अपने फील्ड में नहीं की होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चे के इस तरह के हिडन टैलेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें। बच्चा अगर आलस कर रहा है, बच्चा ये नहीं समझ सकता है आज कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसका दिमाग अभी उतना विकसित नहीं हुआ है, लेकिन हम ये बात समझ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि जितना जोर हम उसकी पढ़ाई पे दे रहे हैं, उतना ही जोर हम उसके किसी एक टैलेंट पे दें। अगर बच्चा के 4 टैलेंट है तो 4 टैलेंट पे हमें जोर नहीं देना है, उन चारों के चारों टैलेंट में से किसी एक टैलेंट को हमें निकालना है जिसमें वो और बेहतर कर सकता है, और उस पर हमें फोकस करवाना है। ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए हमने ड्राइंग टीचर भी रख लिया, डांस टीचर भी रख लिया, म्यूजिक टीचर भी रख लिया, एबेकस का टीचर भी रख लिया, और बच्चे के पास टाइम ही नहीं है। हफ्ते में एक दिन एक दिन वो सारी क्लास कर रहा है और लास्ट में जाके पता चला कि किसी भी चीज में वो अच्छा नहीं हो पाया। ऐसा हमें नहीं करना है। बहुत सारे टैलेंट बच्चे को एक साथ नहीं देने हैं, किसी एक टैलेंट पे फोकस करना है और उस टैलेंट के अंदर उसे इस तरह का बना देना है कि जब आने वाले समय में उसकी जब पढ़ाई फिनिश हो तब तक वो उस टैलेंट में भी मास्टरी हासिल कर ले। तो मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगी कि वे इस फील्ड में काम करें और बहुत अच्छी तरह से काम करें। ड्राइंग आप अच्छी बनाते हो तो नियम बना लीजिए कि आपको हर दिन कोई ना कोई स्केच बनाना है। 10 मिनट 15 मिनट भले कुछ भी हो जाओ, भले दुनिया इधर से उधर हो जाओ, मुझे 10 मिनट देना है तो देना ही है। कोई मुझे उससे रोक नहीं सकता है, और आप अगर चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। और एक बात और, अंतिम बात, मेडिटेशन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे मम्मी पापा ने हमें मेडिटेशन करना नहीं सिखाया है, कोई बात नहीं है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि वो केवल और केवल 10 मिनट का समय मेडिटेशन के लिए निकालें। और मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना है, कोई विशेष काम नहीं करना है। आप सुबह जिस टाइम उठते हो उससे केवल आपको 10 मिनट पहले उठना है, छत पे जाना है। आपके अगर छत नहीं है तो आप अपनी बालकनी में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो जहां से आपको बाहर का नजारा दिखे, और वहां पे आपको 5 मिनट 6 मिनट शांति से बैठ जाना है। सुबह जब बाहर से कुछ आवाजें आएंगी, कुछ पक्षियों की आवाज आएंगी, या जो भी आवाज आपके आसपास आती है, भले वो किसी गाड़ी की ही आवाज क्यों ना हो, अगर आप लेट से उठते हो, जो भी आवाज आपको अपने आसपास से महसूस होती है उसे केवल और केवल महसूस करना है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। प्रतिदिन 5 मिनट आपको इस काम के लिए देने हैं। जब आप इस काम को 5 मिनट प्रतिदिन करोगे तो आपके अंदर छिपी हुई जो क्षमताएं हैं, जो टैलेंट आपको खुद को नहीं पता है, जो आप जानते ही नहीं हो कि आप में इतने सारे टैलेंट छिपे हुए हैं, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर है जो आपके मम्मी पापा भी आप में से नहीं निकाल पाए हैं, आपके टीचर भी नहीं निकाल पाए हैं, वो सारी की सारी क्षमताएं आप खुद अपने अंदर से निकाल सकते हो केवल ये 5 मिनट अपने ऊपर खर्च करके। ऑटोमेटिकली ही इस टाइम के साथ साथ आपको पता चलेगा कि आप में इतनी सारी क्षमताएं हैं। तो मैं आपसे केवल दिन के 15 मिनट मांग रही हूँ, 10 मिनट आपके टैलेंट को देने के लिए, जो भी आपका टैलेंट है, और 5 मिनट सुबह मेडिटेशन के लिए। आप खुद देखिएगा, आज अगर आप ये शुरू करते हो तो आज के 6 महीने बाद, 12 महीने बाद आप अपने जीवन में कितना बदलाव महसूस करते हो। ये कुछ पॉइंट थे मेरे जिन पे मैंने आपसे बात की। आपको
समझाने की कोशिश की कि हमारे मम्मी पापा इस तरह से हमारे साथ व्यवहार क्यों करते हैं। अंतिम बात कहना चाहूँगी, दुनिया में केवल माता पिता है जो हमें हमारे से ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप अपने मम्मी पापा की डांट से परेशान हो जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, आपको बहुत गुस्सा आए, तो एक बात का ध्यान रखना कि ये वो दो शख्स हमारे जीवन में हैं जो सपने में भी हमारा बुरा नहीं कर सकते। उनका तरीका गलत हो सकता है, वो कोई गलती भले ही कर सकते हैं, गलती उनसे हो सकती है, जाने अनजाने में वो गलती कुछ कर सकते हैं, उनके तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी हमारे लिए गलत नहीं कर सकते। ये बात हर एक पेरेंट, हर एक बच्चे को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और जब हम इस विचार को अपने मन में रखेंगे कि ये हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते, ये हमारे लिए जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, वो डेफिनेटली हमारे अच्छे के लिए ही होगा, तो आप मान के चलिए मेरी बात कि आपका जो गुस्सा है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपकी जो नाराजगी है, वो आधी हो जाएगी, क्योंकि आपका उनके बारे में नज़रिया बदल जाएगा। आप फिर अलग नज़रिए से उनसे बात करेंगे और उन्होंने जो कहा है उसको भी समझने की आप कोशिश करेंगे। इसलिए कह रही हूँ। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि आपके जो मम्मी पापा है वो आपसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। हो सकता है कि शिक्षा आपने ज़्यादा पाई हो। आज अगर हम बीकॉम हमने कर ली है, एमकॉम कर लिया है, या किसी भी शिक्षा के स्तर पे हम पहुंच गए हैं और हम खुद को उनसे बहुत बड़ा समझने लगे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि किताबी ज्ञान हो सकता है हमारे अंदर हमारे माता पिता से ज़्यादा हो, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो केवल और केवल अनुभव से मिलता है, वो अनुभव उन्हें हमसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो हमसे 20, 25, 30 साल बड़े हैं और उन्होंने इस जीवन को, इस संसार को हमसे उतना ज़्यादा देखा हुआ है। तो वो जो अनुभव उन्हें है वो हमें कभी भी उनसे ज़्यादा नहीं हो सकता, तब भी नहीं जब वो 60 के हो जाएंगे और हम 25, 30 या 40 के हो जाएंगे। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि उनका अनुभव ऑलवेज हमसे ज़्यादा रहेगा, हमसे हमेशा ज़्यादा रहेगा। इसलिए हमें उनकी हर एक बात को मजाक में नहीं उड़ाना है, टाल नहीं देना है, बल्कि ये मान के चलना है कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। कुछ फील्ड में हम उनसे ज़्यादा जान सकते हैं, लेकिन हर एक फील्ड में हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, या हम उन्हें बात बात में ये कह दें आप तो कुछ नहीं जानती हो, या कुछ बच्चे तो यहाँ तक कह देते हैं आप तो बेवकूफ़ हो। प्लीज़ ऐसा ना करें। और अगर आपके घर में अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने का रिवाज नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आप बच्चों से निवेदन करना चाहूँगी, विनम्र से करना चाहूँगी कि आप अपने घर में एक नया कल्चर शुरू करें। सुबह उठते ही अपने घर के सभी बड़ों के चरण स्पर्श करें। मैं नहीं कह रही हूँ कि उनका आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, वो प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण आपके साथ है। फिर भी जब आप उनके कदमों में झुकोगे और वो जब आपके सर पे हाथ रखेंगे, आपकी पीठ पे हाथ रखेंगे, तो वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी उनके जो हाथ है उनसे जो आपके सर के ऊपर जाएगी, आपकी बॉडी में जाएगी, वो आपको सफल करने में, आपके जीवन को सकारात्मक राह पे ले जाने में बहुत मददगार साबित होगी। उस एनर्जी को लेने के लिए आशीर्वाद तो हमें उनका हमेशा मिलता है, प्रतिपल मिलता है, ये बात सही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उस एनर्जी को एक दिन भी न छोड़ें, प्रतिदिन अपने पास तक लेके आएं। और उस एनर्जी को लाने का जरिया क्या है कि आप अपने माता पिता को प्रतिदिन विवश कर दे कि वे आपके सर पे हाथ रखें या आपकी पीठ पे हाथ रखें। और वो कब रखेंगे? जब आप उनके चरण स्पर्श करेंगे। सुबह जब आप उठते हैं तो उठते ही नियम बनाएं कि आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। ये ऐसा कल्चर अगर है आपके घर में तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं। आप सबको अभी अलविदा।